Hello, aspirants of UPSC, HPS, allied exams. I welcome you in Shivana IAS Academy, Chamba. We have the current affair questions for Jan 2023. हम इसे 3 पार्ट में क्रिएट कर रहे हैं. ये फर्स्ट पार्ट है और ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इट इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं. कंसिडर सम स्टेटमेंट्स. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज चार्ज्ड विद मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सेकंड स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कैरी पोलिटिकल वेट बट नॉट लीगली बाइंडिंग. एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज the permanent member of security council have veto power in the general assembly. कौन सी स्टेटमेंट सही है? यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए. तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी विच मीन्स 1 और 2 स्टेटमेंट सही है. अर्थात जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे. एंड सेकंड स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली resolution carry political weight but not legally binding. Yes, politically they are right, but कानूनी तौर पे उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि अपने रेजोल्यूशन को वो इम्प्लीमेंट करवा सकें किसी देश के अंदर, क्योंकि हर एक देश एक सॉवरेन कंट्री है तो उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. कोई भी थर्ड बॉडी या कोई आउटसाइड बॉडी उस पर कोई ऐसे रूल थोप नहीं सकती, और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल तो ऐसा कर नहीं सकती है या जनरल असेंबली ऐसा कर नहीं सकती है. नाउ इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है. रशिया इज़ वन ऑफ द 5 परमानेंट विटो wielding पावर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना. ये विटो पावर कंट्रीज हैं. सिक्योरिटी काउंसिल इज चार्ज्ड विद मेंटेनिंग नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कैरी पोलिटिकल वेट. जो बातें मतलब इंपॉर्टेंट थी उसको नीचे लिखा गया हुआ है. सिक्योरिटी काउंसिल कंट्री हैज़ विटो पावर इन जनरल असेंबली. नो कंट्री हैज़ वेटो पावर. तो जनरल असेंबली के अंदर किसी भी कंट्री के पास वेटो पावर नहीं है. कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो उसे मेजॉरिटी वोट्स लिया जाएगा, कोई वेटो उसे को कर नहीं सकता है. हिंदी में काफ़ी बातें लिखी गई नीचे इसके ट्रांसलेशन के तौर पे. तो इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं चाहूँगा कि आप यूनाइटेड नेशन के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करें. इसके PDF हम अटैच कर देंगे जो यूनाइटेड नेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ टास्क्ड विद रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड by the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. तो which means IRDAI के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इस केस के अंदर. ये तीनों ही बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं इसके अंदर. जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है. दिस इज नीचे एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली बातें कहती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिस सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि आपने जो है ज्यूरिडिक्शन मेंटेन करनी है एक तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लाइसेंस देना है. तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसे काम करने के लिए पहले लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस देगा IRDAI. तो IRDAI के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड फाइनली IRDAI जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इट वाज इन 1999. ये बात भी बिल्कुल सही है. इनमें लास्ट पॉइंट पे कहा गया है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है. जब अब ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है. वेर इट मूव्ड फ्रॉम दिल्ली इन 2001 में दिल्ली से उसको मूव कर लिया गया था. तो ये भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये ज़रूर है कि हर एक टॉपिक के अंदर कुछ बहुत डिटेल्ड बात तो नहीं कह सकते हैं, पर कौन सी बात क्यों सही है इसके बारे में चंद बातें.
तो हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन नीचे है, तो आप जो हिंदी के पाठक हैं इसको यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो PDF के ज़रिए आपको हम लिंक में दे देना चाहेंगे। नाउ नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं, मे बी बैक्टीरिया और वायरस, जिन पे रेमेडीज़ या ड्रग्स का असर नहीं होता। अगर इनके ऊपर ड्रग्स या मेडिसिन का असर नहीं होगा, विच मीन्स काफ़ी घातक हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली कुछ स्टेटमेंट आपने कंसिडर करने इस बारे में, जेनेटिक प्री डिपोजिशन ऑफ सम पीपल, टेकिंग incorrect doses of antibiotic to cure diseases, using antibiotics in livestock farming, multiple chronic disease in some people। बहुत ही सरल भाषा में, कई बार जेनेटिकली भी हम लोग अपने पेरेंट, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, तो जेनेटिकली भी हम कई बीमारियां अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, लाइक डायबिटीज़, स्ट्रेस। तो दीज आर थिंग्स, या और भी कई चीज़ें हैं जो जेनेटिकली हम इनहेरिट करते हैं। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कहता है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो एक तो ये हो गई, दूसरी थी टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कई बार कुछ लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी खाते हैं। हमारे क्लिनिक्स या जो केमिस्ट काम करते हैं वो भी बिल बनाने के लिए कई बार अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं। दवाइयाँ चाहिए 4-5 और उसकी 20 कर देते हैं एंटीबायोटिक्स मिला के, जो चाहिए नहीं। कई बार यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक मीन्स जैसे कि जो जानवर पालते हैं हम लोग फॉर फ्लैश, जो मांस खाने के लिए, तो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे भेड़ बकरी एंड ऑल दीज थिंग्स एंड इवन चिकन, तो उनको जो है एंटीबायोटिक्स फीड की जाती है जिससे उनका वजन बढ़ सके, जल्दी वो वेट में बड़े हो सकें, क्योंकि जो पैसे मिलने हैं उनके बदले वो तो उनके वेट से मिलने हैं कि कितने केजी का है ये, तो उस हिसाब से तो वो फिर एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस या एंटीबायोटिक्स उनको खिलाते हैं जिससे उनका वेट बढ़ सके। तो अगर हम उनको खाएंगे तो हमारे अंदर भी एंटीबायोटिक्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिस कारण हमारी बॉडी जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कर सकती है, अर्थात फिर हम दवाई खाएंगे, दवाई असर नहीं करेंगे। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। सो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं, जो कि लंबे समय से एक आदमी के शरीर में जो बीमारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द क्रोनिक डिजीज़। एंड मल्टीपल मीन्स काफ़ी तरह की अगर हो, तो कई रीज़न है। नाउ फर्स्ट 3 जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही है, मगर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। कि अगर किसी को मल्टी क्रोनिक डिजीज़, एक लंबे समय से कोई भी आदमी बीमार है किसी बीमारी से या कई बीमारियों से, तो उसका कोई संबंध नहीं है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के साथ। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर यही बातों को जस्टिफाई किया गया है, मगर मैं स्टेटमेंट नंबर 3 के ऊपर यहाँ से गौर करना चाहूँगा कि एज पर WHO the high volume of antibiotics in food producing animals contributes to the development of antimicrobial resistance bacteria, particularly in settings of intensive animal production। हमारे देश में काफ़ी मुद्दों में बात होती है, मगर जिस तरह से लाइव स्टॉक्स, जो एनिमल है जिनको मांस के लिए पाला जा रहा है, उनको जो फार्म्स के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं, अल्टीमेटली जो ह्यूमन को कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर भी जा रही हैं। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो रही है, विच मीन्स दवाइयों का फिर हमारी बॉडी पे असर नहीं होगा अगर हम बीमार होते हैं। तो ये एक टॉपिक आई थिंक द हिंदू पेपर में आज मैंने 2 साल पहले देखा था कि हम एक अलार्म क्लॉक क्यों नहीं बजा पा रहे हैं इस बारे में, वाई इज़ मीडिया इज साइलेंट अबाउट दैट। तो ट्रूथ ये है कि बहुत बड़ी लॉबी है इनकी, जो ये सेक्टर है, एंड मीडिया भी इनकी बात को उठाता नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो बहरहाल
लास्ट पॉइंट देखिए आप, दिस बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनिमल एंड ह्यूमन थ्रू फूड चेन एंड द इन्वायरमेंट। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो फ्लैश कंज्यूमिंग पीपल हैं उनके अंदर ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि ये नहीं कि जो मैंने बातें कही हैं दिस इज़ द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, हम एक टॉपिक के ऊपर बहुत समय नहीं दे सकते हैं। तो आप इस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कई आर्टिकल्स मिलेंगे। जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी एचपीएस के हैं उनको ऐसी रिसर्च करनी भी चाहिए, और 3-4 आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। इवन ये इंटरव्यू वाला टॉपिक भी बन सकता है कि हमारे देश में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो रही है लोगों के अंदर, तो उसके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन इज, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नागालैंड। ये तो सिंपली एक वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल is celebrated to encourage inter-tribal interaction and to promote the cultural heritage of Nagaland. Government of Nagaland organizes Hornbill Festival, ये मैंने लिखा नीचे, पढ़िएगा आप इसको, तो every year in the first week of December। तो यहाँ से 2-3 बातें आपको पता चली हैं। तो इसको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मनाते हैं, और ये इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शन, माने जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं नागालैंड के, तो उनके बीच पे इंटरेक्शन बढ़ सके, भाईचारा बढ़ सके, उसके लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं तो बहुत बड़े एग्जाम के अंदर भी वो सिंगल लाइन में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को की जो हेरिटेज लिस्ट आती है उसमें मॉन्यूमेंट से लेके जो क्रिएटिविटी है, हिस्टोरिकल कल्चरल क्रिएटिविटी, लाइक ताजमहल, चार मीनार एंड सो मेनी टेम्पल्स इन इंडिया, बट इंटेंजिबल मतलब इसमें छू नहीं सकते, विच इज़ इन वर्ड्स। वो कोई किताब हो सकती है, कोई एक साहित्य हो सकता है, कोई एक गीत हो सकता है, कोई एक नृत्य हो सकता है। नृत्य को हम छू नहीं सकते हैं, ताजमहल को छू सकते हैं, तो वो सिंपली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। खाजुराहो टेम्पल्स, भिम्बेटका पेंटिंग्स, राइट। तो ये टेंजिबल है। जो इंटेंजिबल मैंने उसको छू नहीं सकते, डांस, म्यूज़िक या कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई कहानी, तो इसे हम इंटेंजिबल कहेंगे। A total of 14 intangible cultural heritage elements from India has been inscribed till date. 14 intangible, जिन्हें अभी तक जो है यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया गया है। 14 है फिलहाल, इनको आपको याद करना पड़ेगा, और नए ऐड होंगे तो नई लेटेस्ट अपडेट भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें चाहू डांस है जिसे ऐड किया गया था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको गूगल पे सर्च करें और इसके बारे में एक मेमोरी क्रिएट करें, डांस कैसा है, इत्यादि इत्यादि। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, वेदों के मंत्रोच्चारण को भी यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में ऐड किया है। रामलीला को भी, रामलीला में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी जाती है बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स। कुटियाम संस्कृत थिएटर, रामायण भी इसमें इंक्लूड है, राइट। ऐसे बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख में कई हैं जो मैं सेलेक्टिवली पढ़ रहा हूँ। कुंभ मेला भी इसमें है, दुर्गा पूजा कोलकाता की भी इसमें आती है, और तमाम तरह की चीज़ें इसमें 14 हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स भी बनाएं और कोशिश करें कि इनको गूगल पे सर्च करके, अगर ये डांस है तो डांस भी देखें आप, क्योंकि मेमोरी तभी इंक्रीज़ होती है जब आप विजुअल्स लेते हैं। हिंदी में इसका अनुवाद है, तो आप इसे भी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके हम 3 पार्ट हमने बनाए हैं जैन मंथ के, और क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, बट एक रिसर्च वे से जो हमें लगता है कि नहीं, पिछले कुछ सालों से कुछ क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस
क्रिएट करना, बिल्कुल वैसे नहीं हूबहू, बट वैसे वैसे क्वेश्चन क्रिएट करना कि चॉइसेस कैसी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की, कितने क्वेश्चन पॉलिटिकल आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन इकोनॉमिकल पूछे जा रहे हैं, कितने आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे देश में इस योजना के तहत जो होमलेस पीपल थे, कच्चे मकान के लोग थे, उनके लिए पक्के मकान बनाए गए हैं। एक समय पे इन योजनाओं का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था, राजीव गांधी आवास योजना था, अब पीएम आवास योजना है। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है, बेनिफिशियरी रिसीव्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस of 2.5 lakhs from the government to build his or her house। क्या इस योजना के तहत 2.5 लाख का अमाउंट मिलता है? ये पहली बात है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द स्कीम गाइडलाइंस द बेनिफिशियरी family should not own a पक्का house either in his or her name or in the name of member of his family any part of India। मतलब उनके नाम पे या उनकी फैमिली किसी मेंबर के नाम पे, चाहे उनका बेटा है या बेटी है या कुछ भी है, उनके नाम पे कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बेटी मैरिड है तो फिर किसी और घर में अब जा चुकी हैं तो उससे वो ताल्लुक़ नहीं, मगर जब तक वो उस फैमिली का हिस्सा है, यूँ कह लीजिए कि राशन कार्ड पर उनका नाम अगर आ रहा है तो उनके नाम पे कोई रजिस्टर्ड घर नहीं होना चाहिए, पक्का घर। तो क्या ये बात सही है स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए? इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल हाउसेस बिल्ट अंडर द स्कीम आर जियो टैग्ड। मैंने कहाँ कहाँ मकान बना है सरकार की असिस्टेंस से। जियो टैगिंग एक शब्द है जहाँ पे आप लोकेशन टैग कर देते हैं कि फलनी जगह पे, फलने गांव में इतने मीटर रोड से इतना जाके फलनी लोकेशन पे ये चीज़ हुई है, ताकि फ्यूचर में जो रॉन्ग डूइंग है, जो मिस हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स हैं, जो चोरी है पैसे की, हम रोक सकें। कई बार ऐसा भी था, आज से 30 साल पहले ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट से 2-3 दफ़ा पैसे लिए और एक बार भी घर नहीं बनाया। तो ये सब चीज़ें होती थी पहले जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या है? विच इज़ द राइट स्टेटमेंट? तो ऑप्शन बी इज 2 एंड 3 जो इसके अंदर सही है, राइट। तो अब सवाल घूम फिर के आता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो राइट आंसर है वो 2 और 3 है। इसमें क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना हैज़ 4 वर्टिकल्स। इसमें कुछ SSR भी है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स भी हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं, राइट। तो ये नहीं कि सभी को जो है वो 2.5 लाख मिलेगा। तो इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल है जिनको डिफाइन किया गया है, तो उनको उस बेसिस पे अमाउंट मिलेगा। तो 2.5 जैसे अंडर BLC वर्टिकल द बेनिफिशियरी रिसीव्स अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2.5 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बिल्ड हिज और हर हाउस। द PMAYU guidelines define a beneficiary family as a family comprising of husband, wife and unmarried sons of these में वो चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का गलत होना कारण ये है कि यहाँ कई कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट अमाउंट सैंक्शन किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो BLC। तो आप कोशिश करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने पास रखें। और लास्ट में जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट दिखी है इसके अंदर वो ये है कि भुवन इज़ ए इंडियन जियो प्लेटफॉर्म, भुवन है नाम उसका, डेवलप्ड बाय ISRO। इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच अलाउ यूजर टू एक्सेस द वेरियस मैप रिलेटेड सर्विसेज। तो PM आवास योजना आए ना आए, आपसे भुवन ऐप के बारे में पूछ सकते हैं, किसके द्वारा बनाया गया और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो इस ऐप का पर्पज़ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए हैं उनको टैग करना, ताकि किसी तरह की चोरी, मनी हैंडलिंग, करप्शन, फ्रॉड रोक सकें। अगर घर बना है तो इट मस्ट बी जियो टैग्ड। गवर्नमेंट नेट पे जाके सर्च कर सके फलने चंबा डिस्ट्रिक्ट में, फलने तहसील में हमने पिछले साल कितने घर बनाए हैं, कितने घर के लिए पैसा दिया है, इत्यादि।
अब इसका हिंदी वाला वो था, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे हिंदी के जो पाठक हैं उसे देख लें यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि द न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये तो सिंगल लाइन क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है इसके अंदर? तो डी मीन्स इनमें से कोई सही नहीं, ना WEF है, ना IRNA है, ना IEA है। According to 2022 New Energy Outlook report by Bloomberg, Bloomberg इस रिपोर्ट को जारी करता है। It is still possible to keep the temperature increase to 1.77 डिग्री सेल्सियस with determined action। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है एंड प्री इंडस्ट्रियल लेवल लगभग 1700 से पीछे जो टेम्परेचर था, इंडस्ट्रीज़ आने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है और टारगेट सेट किए गए हैं कि हमें से जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ उसको हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेंटेन करना है। जैसा कहा जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ है 1.77 डिग्री जा सकता है, जो हमारे टारगेट थे उन टारगेट से बाहर जा सकता है टेम्परेचर। व्हाट इज़ द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल? इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुई है, राइट। कंजप्शन इंक्रीज हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है, पब्लिक और ज़्यादा चीज़ें चाहती हैं, फैसिलिटी चाहती हैं, रिसोर्सेज चाहती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर प्रोडक्शन, और उससे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है इन मैनी वेज एंड टेम्परेचर इंक्रीज मीन्स इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मनरेगा के ऊपर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। फर्स्ट है एमजी नरेगा इज सप्लाई लेड स्कीम। क्या ये सप्लाई लेड स्कीम है? सप्लाई लेड स्कीम को आपको मैं समझाऊंगा क्या मतलब इसका। गारंटिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क टू एनी रूरल हाउस होल्ड दैट वॉन्ट्स इट। इसका मतलब क्या है कि क्या ये सप्लाई लेड का मतलब ये होता है, यूँ कह लीजिए कि एक होता है डिमांड लेड स्कीम, माने लोगों को ज़रूरत है तो काम मिल रहा है। सप्लाई लेड होता है कि भाई जितना फंड है अवेलेबल उस तरीके से काम करना है, सप्लाई के हिसाब से काम करना। और मुझे मान लो मुझे पैसा दिया जा रहा है 10,000 रुपये और मेरी उस पैसे के अंदर मैं दे सकता हूँ काम मान लो 2 लोगों को, तो मैं 3 को नहीं हायर करूँगा। तो जैसी सप्लाई आ रही है, जितना हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है हम उस तरीके से काम करेंगे। तो क्या ये सप्लाई बेस्ड है? नहीं, ये डिमांड बेस्ड है। लोग यदि काम मांगेंगे तो काम देना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई अभी तो मटेरियल की सप्लाई नहीं है, या यूँ कह लीजिए अभी इतना हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर लोग काम चाहते हैं तो वो काम की डिमांड करेंगे और काम देना पड़ेगा। गारंटिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क, तो ये बात तो सही थी कि कम से कम 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिलेगा अनस्किल्ड, मगर वो स्किलफुल नहीं होगा। रास्ते, गांव में रास्ते बनाने हैं, पेड़ लगाने हैं, कुछ करने हैं, ये सब अनस्किल्ड वर्क होता है और रूरल हाउस होल्ड को मिलता है जिसे ही चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ये सप्लाई लेड जो बोलते हैं इसको, वो काम गलत हो गया वहाँ से। ये डिमांड लेड स्कीम है। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 days, एप्लीकेंट्स आर एंटाइटल्ड टू एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। बिल्कुल सही बात है इस बारे में। ये यदि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है अपनी पंचायत में और आपका जॉब कार्ड बन गया है, विच मीन्स यू आर नाउ एनरोल्ड अंडर एमजी नरेगा स्कीम, और आपको 15 days तक उसके उपरांत काम नहीं मिलता है जॉब कार्ड बनने के बाद, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस सरकार को देने पड़ेंगे। तो हुई ना गारंटी कि आप काम के लिए अप्लाई तो करो, सरकार आपको विद इन 15 days इंश्योर करेगी आपको काम मिल जाए। आपको बस डिमांड जनरेट करनी कि मुझे काम चाहिए, बस। दैट्स व्हाई इट इज गारंटेड स्कीम। कई लोग गाँव में से गारंटी वाला काम कहते हैं। In last 2 years, more than half of states UT have underutilized their
एलोकेटेड फंड्स MGNREGA। तो कहते हैं कि लास्ट 2 साल के अंदर जो स्टेट्स, राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्होंने मनरेगा के अंदर जो फंड मिले थे, पैसा मिला, उसको अंडर यूटिलाइज किया। अर्थात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले 10 करोड़ रुपए तो 8 यूज़ किए और 2 करोड़ यूज़ नहीं करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन स्टेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि कोविड-19 में काफ़ी लोग जो थे वो गांव वापस आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम की डिमांड की थी। मैं इतना काम की डिमांड की थी कि जितना पैसा ही नहीं था उस फंड के अंदर। तो कई स्टेट्स को अगर 10 करोड़ दिया तो 12 करोड़ का खर्च हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि अंडर यूटिलाइज हुआ। कोविड, वैसे मनरेगा का फंड अंडर यूटिलाइज होता ही नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड तो पॉसिबल ही नहीं है मनरेगा में, क्योंकि जिस तक अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग काम की डिमांड करते हैं। और कोविड-19 में तो बहुत ऐसा हुआ था कि लोग काम के लिए गांव वापस आए थे, क्योंकि शटडाउन था, लॉकडाउन था। मनरेगा इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम guaranteeing 100 days of unskilled work to any household that wants it. At least 100 days of employment given to it. Unemployment allowances are paid to the beneficiary. ये थर्ड स्टेटमेंट है। Could be, मैं ये पढ़ रहा हूँ नीचे, could be employed within 15 days। अगर डिमांड जब करते हैं वो तो ये बातें इसमें तो ऑप्शन बी इज राइट, विच मीन्स 2 सही है एंड फर्स्ट और थर्ड आर नॉट राइट। Next, consider the following statements about Securities and Exchange Board of India. It was established by a statutory body in 1985. जो सेबी के बारे में कुछ भी जानता है वो क्लियरली जानते हैं कि सेबी को 1985 में फाउंड नहीं किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1992 को। वैसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1992 में, मगर 1988 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसे क्रिएट किया गया था। बट जो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं एज सेबी की, वो 1992 ही कहते हैं, कोई 1988 नहीं कहता। तो आपने 1992 को ही मान के चलना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना। इट वॉज अच्छा, पहली तो गलत हो गई, सेकंड वाली, इट वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करती है? इट इज़ राइट, हमने भी इसको पढ़ा। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट द रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल सही है ये बात कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं किसी कंपनी के या शेयर्स खरीदते हैं, तो कोई धांधली ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई ठगी ना हो, तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो अपना पैसा, कीमती पैसा बचा के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। जबकि रिस्की इसके बावजूद तो एक नेचुरल रिस्क होना चाहिए, कोई ऐसा फ्रॉड, कोई ऐसा घपला नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचा सके। हिंदी में अनुवाद में इसके नीचे दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप सेबी के ऊपर डिटेल्ड पढ़ें, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लें, एंड हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड PDF आपको जारी कर दिए जाएंगे। आपने लिंक के अंदर जो है आपको मैं सेंड करूँगा हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट के ऊपर सारा आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। नाउ EPFO के बारे में, हमारे एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं EPFO के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, उनकी सेविंग वहाँ पड़ी होती है। सो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी बात है। इसके बाद लिखा है कि टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स वर्किंग इन इंडिया। राइट, तो क्या ये बात सही है? EPFO comes under the control of Ministry of Labour and Employment, Government of India। तो कौन सा बात सही है? The right answer is yes, both are right। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
क्योंकि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया गया है। ये फर्स्ट बात भी सही है। इसे 1952 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मैंने पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून लाया गया और उस कानून से इसे बनाया गया। तो जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट संसद के द्वारा पास किए गए कानून से बनती हैं, दिस बॉडीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये सरकार के द्वारा असिस्टेंस होती है ईपीएफओ के अंदर, जिसमें कि 12% उनके फंड्स में जमा करते हैं जो कंपनी जिन्होंने उनको काम पे रखा है, और प्लस 12% सरकार उनके अकाउंट में पैसा जमा करती है। इसे वो फिर ज़रूरत के समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर एनी एम्प्लॉय जो ईपीएफओ में एनरोल्ड होता है, वो इस तरह से सरकार उनको जो है वो असिस्ट करती है, राइट। एम्प्लॉयमेंट ये तो हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कांगर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? सिंगल लाइन क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल एंड उड़ीसा एंड कर्नाटका। इट इज इन छत्तीसगढ़। कांगर घाटी नेशनल पार्क is derived from the Kangar river located in the Bastar region of छत्तीसगढ़। ये इलाका नक्सलवादी इलाका है। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि वैसे तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो लोकेशन ज़्यादा पूछते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज तक पूछी तो नहीं गई है। तो आप भी सीमित रहें इस तरह की इंफॉर्मेशन के जो आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पूछते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स, मुझे कौन सी स्टेट में है ये? With reference to the Stand Up India scheme, consider the following statements. Its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneurs. ये स्कीम SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को प्रमोट करना है। इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। तो कौन सी बात सही है इनके बारे में? करेक्ट, सेलेक्ट द आंसर, राइट आंसर। तो ऑप्शन ए की 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर। तो ऑप्शन सी सही है कि इस स्कीम का पर्पज़ है कि फंड्स या लोन के रूप में मुहैया करवाना SC, ST और विमेन को। हमारे देश के अंदर जो ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर कमिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स लाइक वैदिक टाइम्स। हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र इस तरह से जो है वो डिवाइड की गई थी कम्युनिटीज़। तो जो वैश्य कम्युनिटीज़ हैं, अग्रवाल कम्युनिटीज़ मेनली, इस तरह की कम्युनिटीज़ ज़्यादातर ट्रेड बिजनेस में रही हैं फ्रॉम द टाइम बीइंग। हमारे देश में हमारे देश में SC, ST कम्युनिटी जो है उसे, या विमेन को भी मत करो, उनको उतना मौका नहीं मिला कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। और सीरियसली स्पीकिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग, the prosperity of any country is lying when everybody from every community is looking for the entrepreneurship, doing some business, creating some goods and services. The GDP of India can only go forward with the young people of every community coming forward, investing something and then creating money, creating goods and services. That's how we can reach the mark of 5 trillion GDP by 2025। तो ये बात इसमें सही है। और इनिशियल अमाउंट इसमें 10,000 करोड़ रुपए से ही बिगिनिंग की थी इसकी, बट खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये दोनों बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसकी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, व्हाट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, 3-4 पेज की आती है। तो उसमें अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से स्कीम को तैयार करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जैसे योजना मैगजीन है या कुरुक्षेत्र है, उस मैगज़ीन के अंदर ऐसी स्कीम के बारे में बहुत बातें लिखी होती हैं कि किस किस पर्सन को, किस किस कम्युनिटी के पर्सन को कितना फ़ायदा पहुंचा। ऐसे कितने बिजनेसेस हैं जो क्रिएट हुए बाय स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और कैसे एम्पावर किया गया SC, ST कम्युनिटी को एंड विमेन। देखो, हम हर किसी को जॉब नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट हर किसी को जॉब नहीं दे सकती है।
SC/ST कम्युनिटी को जॉब रिजर्वेशन दी गई है, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब आर जस्ट 1-2% ऑफ द टोटल जॉब्स। अगर SC/ST कम्युनिटी से कोई एक एंटरप्रेन्योर निकलता है, उसके नीचे अगर 10 लोग काम करते हैं तो उसकी एम्पावरमेंट है कि नहीं? That is why government is using their mind in creating some entrepreneurs from these vulnerable communities. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित मामलों के लिए यूनेस्को के साथ समन्वय करने वाला नोडल निकाय है? अंग्रेजी में कहे तो इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल बॉडी कोऑर्डिनेटिंग विद यूनेस्को फॉर द मैटर रिलेटेड टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मैंने पहले कहा ऐसी जो एक नॉर्मल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं विच वी कैन टच, लाइक ताजमहल, चार मीनार और खजुरा की पेंटिंग और भीमिका पेंटिंग एंड अजंता की गुफाएं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर टचेबल, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। पर जो चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती बेचारे, लाइक सॉन्ग एंड डांस, जो हम देख सकते हैं वो एक कला है, एक क्रिएटिविटी है, तो उसे हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कह सकते, हेरिटेज कह सकते हैं, साइट नहीं सॉरी। तो इसे कौन, यूनेस्को को कौन कोऑर्डिनेट करता है इंडिया के अंदर? क्या वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है? इंटेंजिबल में तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा उसके अंदर? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर संगीत नाटक अकेडमी? देखिए मैंने पहले बोल दिया कि आर्ट के साथ इसका संबंध है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उनका संबंध आर्ट के साथ है। तो आर्ट को कौन देखता है? संगीत नाटक अकेडमी देखती है आर्ट को। तो ये बात यहाँ से सही हुई, इन्फॉर्मेशन सटीक है। आप इसके बारे में कई तरह की बातें और ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो जब अपने क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं, ये मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम हर महीने कुछ ऐसे 150 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के लिए, जिसमें कि हमारा एस्टिमेट होगा कि हम अगर एक साल तक हम ऐसा काम करते हैं कंटिन्यूटी में, तो यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। डीजी यात्रा इनिशिएटिव किसके द्वारा, किसके इनिशिएटिव है? डीजी यात्रा, डिजिटल यात्रा, मतलब नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सिविल एविएशन। यात्रा से भी कुछ लोग आई थिंक गेस कर सकते थे कि जो है ऑब्वियसली अबाउट ट्रैवलिंग। जैसे हम ट्रैवलिंग कहते हैं तो क्या ये ट्रैवलिंग थ्रू रोड है, थ्रू ये ट्रेन है, या थ्रू ये प्लेन है? तो डाउट वहाँ से बिल्डअप होती है, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो वो भी कई बार धार्मिक स्थानों की यात्राएं करवाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी जो टूरिस्ट प्लेसेस इंडिया के हैं उनको प्रमोट करने के लिए कई लोगों को सब्सिडाइज या बहुत ही कम अमाउंट में, या कई बार तो बिल्कुल कुछ पैसा नहीं लेते, कई ऐसे महिलाओं को हमारे हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे लिया जाता है, दिखाया जाता है। जो दूर दराज गाँव की महिलाएं हैं जिनको इतना मौका नहीं मिलता, तो उनको लिया जाता। तो डीजी यात्रा जो है एक तरह का कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स। तो ये वो टेक्नोलॉजीज के ज़रिए आप बिना किसी कॉन्टैक्ट अर्थात डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपनी, कि जैसे नॉर्मली कोई पैसेंजर ने अगर दिल्ली से मुंबई को ट्रैवल करना है या मुंबई से उसको जो है दुबई जाना है, तो कोई दिक्कत उसको ना आए, ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डीजी यात्रा फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसने डीजी यात्रा को लॉन्च किया है, और ये जॉइंट वेंचर है जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 26% शेयर है और 5 एयरपोर्ट BIAL, DIAL, GHIAL और SSA एयरपोर्ट का उनमें इन्वेस्टमेंट है। एयरपोर्ट को भी सुविधा हो रही है ना कि फिजिकली आपने हर एक आदमी चेक करना है, अननेसेसरी जैमिंग होती है लोगों की, आपकी मैन पावर यूज़ होती है, इससे आप सेफ रहते हैं एक तरह से। डीजी यात्रा फाउंडेशन विल बी पैन इंडिया एंटिटी एंड कस्टोडियन ऑफ पैसेंजर ID वैलिडेशन प्रोसेस। तो जो भी पैसेंजर की ID उसको वेरीफाई करती है डिजिटल तरीके से। तो ये बात सही यहाँ से हुई। न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश। आई थिंक ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वी शुड नॉट डिस्कस दिस अगेन।
सॉरी ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके स्टार्टिंग पे इसके। हाँ, दिस इज़ द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट वॉज established अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कैग 148 आर्टिकल से संबंधित है? बहुत इजी प्रश्न होगा, एग्ज़ाम में आएगा तो कैग के बारे में सीधे आर्टिकल पूछते हैं, मगर ये वो एग्ज़ाम नहीं है जो आप देखते हैं तो इनमें क्वेश्चन टफ आते हैं। कैग का रैंक का 9th है, जब एंड इंजॉय एज अ सेम स्टेटस एज अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जैसे हमारे देश में जो प्रेसिडेंस है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राइट, तो ये जो एक प्रेसिडेंस है कि हमारे देश में सबसे पहले, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे देश में अगर पहला स्थान किसी को देना तो किसको देना है? नंबर 2 पे कौन बैठेगा, नंबर 3 पे कौन बैठेगा, नंबर 4 कौन है, नंबर 5 कौन है, ये रैंक डिसाइड किए जाते हैं, ये रैंक बने हुए हैं देश के अंदर। तो कई पूर्व प्रधानमंत्री को भी रैंक मिलता है, मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको भी रैंक मिलता है, पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को भी रैंक मिलता है। तो कैग का रैंक का 9th है प्रेसिडेंस के अंदर। और क्या इसकी जो स्टेटस है इसका क्या सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है? भाई ये बात भी बिल्कुल सही है। कैग इज एम्पावर्ड टू ऑडिट ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में जो पैसा आया है टैक्सेशन के थ्रू या गवर्नमेंट की जो PSUs हैं और फाइन्स और एनीथिंग, गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उनके कमाई, उनके खर्च के बारे में क्या एनालिसिस ये कर सकता है? यस, ये ऑडिटिंग कर सकता है। ऑटोनमस बॉडी है, विच मीन्स कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का इनके ऊपर नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की ही जांच करने के लिए बॉडी बनी है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करेगी, फिर जांच का फ़ायदा ही क्या है? दैट इज़ वाई एक ऑटोनमस बॉडी है। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन इसके ऊपर कोई थोप नहीं सकता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। और कई बार इसने गवर्नमेंट के द्वारा किए गए घोटालों को भी सामने रखा है। जैसे अगर मैं कहूँ तो फेमसली कोल घोटाला, उसको कोलगेट भी कहा गया एक तरह से, तो उसको कैग ने ही सामने रखा था। डी ऑप्शन कौन से करेक्ट है? डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं, तो यह बात आप यहाँ से जान लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद डिट्टो क्वेश्चन में जाते हैं। अगर आप इस डिटेलिंग से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रश्न जरूर आएंगे यहाँ से। भीम ऐप के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015, 16, 17 के UPSCs में तो भीम ऐप के बारे में काफ़ी पूछा गया। 16, 17 के बाद, सॉरी 15 तो नहीं था मेरे ख्याल से, 16 और 17 वाले में पूछा गया था, रिपीटेडली क्वेश्चन ही आया था। भीम इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, is a payment application and wallet which allows users to make instant bank transfer। इसका अर्थ है कि आप तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक फ़ोनपे, लाइक पेटीएम, लाइक गूगल पे। क्या ऐसा ही है कोई भीम ऐप? ये बात सही है, बिल्कुल। अच्छा, वॉलेट भी कहा गया इसे, तो ये वॉलेट नहीं है, ये एक पेमेंट एप्लीकेशन तो है पर ये वॉलेट नहीं है। जैसे पेटीएम वॉलेट है, उसमें पैसा स्टोर कर सकते हैं, तो वॉलेट तो नहीं है ना ये। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI चार्ज यूज़र फॉर ट्रांजैक्टिंग ऑन भीम। क्या जो नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो एक तरह से UPI को बनाया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बनाया, और हमारे देश में जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उनकी रेगुलेशन करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी पेमेंट किसी भी खाते में होती है तो उसकी जानकारी NPCI को रहती है। तो आप ये ना सोचें कि आपके अकाउंट से पैसा कोई उड़ा ले गया है तो उसकी जानकारी इसको नहीं रहती है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस पैसे को रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। कई बार आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होता है किसी और को फ्रॉड के तरीके से, कि आप किसी ATM में आपका अकाउंट, आपका ATM जो है वो यूज़ हो रहा है और आप वहाँ पे है ही नहीं, आपका ATM कार्ड आपकी जेब में है, उसके बावजूद भी किसी ATM से मैसेज आता कि आपके अकाउंट से इस फलाने ATM से इतना पैसा निकाल लिया गया। तो NPCI जान कर सकता है, उसके पास सारी जानकारी है, बट वही बात है कि इस देश में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है और जस्टिस देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर है। भीम फीचर कैन बी अवेल्ड विदाउट इंटरनेट ऑन एनी मोबाइल फ़ोन। क्या
भीम एप्लीकेशन बिना नेट के चलेगी? भीम चलता यूपीआई और यूपीआई के लिए यू नीड इंटरनेट कनेक्शन। कौन सी बात इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन ए मैंने 1 एंड 2, एक सेकेंड, भीम फीचर कैन बी अवेल्ड विदाउट द इंटरनेट ऑन एनी मोबाइल फ़ोन। एक सेकेंड, क्या भीम की फीचर्स हम मोबाइल फ़ोन के अंदर बिना इंटरनेट के यूज़ कर सकेंगे? यूपीआई एंड नॉट करेक्ट। ओके 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 ओके, डन डन। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए मीन्स 1 एंड 2 करेक्ट नहीं है, ये वॉलेट नहीं है। दूसरी बात जो है, एनपीसीआई इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता, कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि आप गूगल पे से, फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आपसे चार्ज नहीं करते। तो प्राइवेट एजेंसी आपसे चार्ज नहीं करती, तो ये क्यों चार्ज करेगा? तीसरी बात यह है कि भीम के अंदर ख़ास बात यह है कि बिना इंटरनेट के भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। भीम की कई फीचर थी और इसके ख़ास फीचर ये है कि बिना इंटरनेट के भी ये काम कर लेगा। वो एक ओटीपी आपके फ़ोन सिम पे जनरेट हो सकता है वहाँ से, और वहाँ से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। और ये बात सही है यहाँ पे। तो इसमें लिखा भी गया है कि डायल *99# टू अवेल फीचर ऑफ भीम विदाउट इंटरनेट ऑन द मोबाइल फ़ोन। मैंने कहा कि अगर आप इस नेट क्यों चाहिए होता है जब इंटरनेट से आप ऐप चलाते हैं, एप्लीकेशन चलाते हैं, मगर भीम अगर आपके पास ऐप है तो आप मात्र डायल करेंगे *99#। और याद रखिएगा कि इसके ज़रिए ही आप बिना इंटरनेट के मोबाइल फ़ोन से पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तरह का IVR कॉल हो सकता है इस तरह से। जैसे नॉर्मली आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर को कि आपको ये सुविधा चाहिए, तो फिर कहते हैं ये दबाइए, फिर आप अकाउंट नंबर दबाइए, आप कितना पैसा डालना वो दबाइए, अब आप अपना UPI नंबर दबाइए, UPI नंबर दबाइए। तो ऐसे करके फिर जो है ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के पॉसिबल है। यस, नेक्स्ट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे पिछले क्वेश्चन में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आया था, तो इस सवाल में इनके बारे में कहा गया है। इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बात सही है क्या? इसको बनाने का इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का था, राइट? तो पहली बात ये कि ये 1949 का तो नहीं है, इतना पुराना नहीं है एनपीसीआई। एनपीसीआई को बनाने का जो एक समय है वो आप कह लीजिए 2008 इसने काम करना स्टार्ट किया। 2008 में इसने काम करना स्टार्ट किया, मगर जो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से वो 2007 का था। तो ये 1949 तो बहुत पुरानी बात हो गई, तब तो ऑनलाइन पेमेंट का कोई किसी के दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। इट हैज़ डेवलप्ड द नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कनेक्शन प्रोग्राम टू मीट इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट इन द इंडियन मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल जमा करना, तो कौन सी बात इसमें सही है? तो सेकंड सही है कि इसने नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम इसी ने लॉन्च किया है। आप ऑनलाइन तरीके से टोल अपना दे सकते हैं, तो जो जैमिंग होती है, ट्रैफिक होता है टोल प्लाजा के ऊपर, वो रुक सके या ख़त्म हो सके। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, करेक्ट है। तो ये 1949 वाली बात गलत है, इसमें एक्सप्लेनेशन में काफ़ी बातें कही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अदरवाइज़ कि ये क्या बातें हैं नोट कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड नेक्स्ट, अच्छा ओके, तो हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे, तो जितना हो सके मैंने इसमें बातें कही हैं। अगर हर एक सवाल को मैं डिटेलिंग से अगर कहना चाहूँ तो फिर वो टॉपिक की एक डिस्कशन हो जाएगी कि मैं एनपीसीआई के बारे में ही बताना स्टार्ट कर दूँ। मगर हमने करंट अफेयर के क्लासेस में कई बार एनपीसीआई के बारे में बात करी है, यूपीआई के बारे में बात करी है। आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो भी हम करंट अफेयर के नोट्स आपको मुहैया करा देंगे। तो आप को मैं एक लिंक सेंड करूँगा, उस लिंक के ज़रिए वेबसाइट के ऊपर हम अपने नोट्स भी डाल देंगे। बहुत ही जल्दी हम अपने सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल करवा देंगे। आपको कोई डाउट रह गई हो तो बेझिझक आप हमें मैसेज करें, आप कमेंट करें, ताकि आपकी जो डाउट है उनको हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।